आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन। इसके पहले हमने 57 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आगे का देखिएगा। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993। तो इसका आंसर होगा 1992। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। 13 अगस्त 1990 को भारत के क्रमिक जन शिकायत पेंशन मंत्रालय ने भारत सरकार के पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के मंडलीय आयोग को सिफारिश लागू करने में प्रधान कार्यालय आदेश जारी किया था। इस आदेश को इंदिरा गांधी साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में चुनौती दी गई। अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने 1992 में भारत सरकार के उक्त आदेश का वैधता प्रदान की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के किस आदेश का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षतः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ऑप्शन ए अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, ऑप्शन बी है भारतीय सेना, ऑप्शन सी है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुसंधान विश्लेषण विंग। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। धर्मो रक्षति रक्षतः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह वाक्य भारत के अनुसंधान विश्लेषण विंग RAW आदर्श वाक्य है। तो हमारे यहाँ पॉलिटी का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखेंगे यहाँ से इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो GS में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो देखिएगा, इसको देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका टॉपिक दिया आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट। पहला क्वेश्चन देखिएगा। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। ऑप्शन सेकेंड दिया है वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद 7.7% हो गया। ऑप्शन थर्ड है पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा सिर्फ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, व्यय कृषि पर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। गैर योजनागत व्यय सरकार द्वारा गैर उत्पादक क्षेत्रों जैसे वेतन, सब्सिडी, ऋण और ब्याज, पेंशन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को वैधानिक हस्तांतरण की खर्च की जाने वाली राशि है। गैर योजनागत व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान है और ऋण चुकाने में खर्च होता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में ब्याज भुगतान किए जाने वाली खर्च की राशि 10,79,971 है, यानी कि 10,79,971 करोड़ रुपए है, जो कुल व्यय का लगभग 20% है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? ऑप्शन ए निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई। ऑप्शन बी है महामारी से पहले की स्तर तुलना में इसमें वृद्धि हुई। ऑप्शन थर्ड है टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे तेजी से बढ़ोतरी हुई। अगला ऑप्शन देखिएगा। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 4 होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के वित्तीय वर्ष में 2022-23 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के समग्र गिरावट आई। हालांकि अंतर वह पूर्व महामारी के स्तर से काफ़ी ऊपर रहा, जो संरचनात्मक सुधारों और व्यापारों में आसानी से सुधार के लिए उपयोग से प्रेरित था, जिसमें भारतीय दुनिया में सबसे आकर्षक FDI गंतव्यों में से एक बना है।
अगला लाइन देखिएगा, UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट ने अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र की सूची में भारत को 2021 में शीर्ष विश्व मेजबानी देशों में 7वें सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया, किंतु वर्ष 2022 में भारत की सेवा क्षेत्र में 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की FDI एक्टिविटी प्रवाह सहित 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्चतम FDI अंतर्निवाह प्रवाह हुई है। अगला लाइन देखिए क्या कहा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से मिलकर विदेशी निवेश पूंजीगत घाटे का सबसे बड़ा घटक है। वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही से निव्वल प्रवाह 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि वर्ष 2022 में इस अवधि के 20.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है। अगला लाइन है, रूस, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका फेडरल रिजर्व द्वारा आक्रामक मौद्रिक नीति को कड़ा करने के नतीजों से वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता को बढ़ा दिया, जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का निव्वल बहिर्वाह आउटफ्लो हुआ है। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निव्वल आउटफ्लो दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आउटफ्लो हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वामित्व योजना के संबंध में अपने कथनों पर विचार कीजिए। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। ऑप्शन बी दिया है। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन सी दिया है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। ऑप्शन 4 देखिए क्या दिया है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्र में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3 इसमें से गलत है और 2 और 4 सही है। तो आंसर पूछा है इसमें से कौन गलत है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे पंचायती राज मंत्रालय, राजस्व विभाग या राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 2021 को यह योजना का शुभारंभ किया गया था। स्वामित्व योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो 24 अप्रैल 2021 को, जबकि पायलट चरण के लिए 24 अप्रैल 2020 को यह लॉन्च हुई। अगला लाइन है, यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति को स्पष्ट स्वामित्व प्रदान करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। अगला लाइन है, यह योजना CORS के नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। CORS का मतलब सतत संचालन संदर्भ स्टेशन, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण निर्देशक इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन में जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। ऑप्शन 2 दिया, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां और वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। ऑप्शन 3 दिया, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि शामिल करने और भारत में निर्मित लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री का लगभग 8% औसत प्रोत्साहन करती है। ऑप्शन 4 है, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन BP सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल होंगे। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2 और 3।
इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI की योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित की गई थी। यह योजना घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े निवेश को आकर्षित करने का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। अगला लाइन है, यह योजना पात्र कंपनियों को 5 वर्षों की अवधि के लिए विनिर्मित वस्तुओं का वृद्धिशील बिक्री 2019-20 के पर 4% से 6% प्रोत्साहन देती है। इसमें मोबाइल फ़ोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक शामिल है। अगला लाइन देखिएगा, PLI के तहत 2 लक्ष्य खंड मोबाइल फ़ोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक है। निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक के अंतर्गत SMT के घटक, ट्रांजिस्टर सहित तथा अर्धचालक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग, मुद्रित सर्किट बोर्ड आदि शामिल है। PCB। अगला क्वेश्चन है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन बी है, मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात की प्रतिकूलता से प्रभावित किया। ऑप्शन सी है, मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक। 1929 के प्रारंभ में वैश्विक मंदी का असर विश्व के समेत भारत पर भी पड़ा। महामंदी काल में दौरान तत्कालीन ब्रिटिश भारत को वैश्विक व्यापार में आयात में 47% और निर्यात में 49% की गिरावट दर्ज की गई। महामंदी का सर्वाधिक प्रभाव किसानों, काश्तकारों पर पड़ा था। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है। ऑप्शन ए है, दीनदयाल उपाध्याय रुर्बन मिशन। ऑप्शन बी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। ऑप्शन सी है, अटल बिहारी वाजपेयी रुर्बन मिशन। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से 1 से अधिक। ये क्वेश्चन देखिएगा TRE 2 में पूछा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन है। इस मिशन को वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और वास्तविक अवसंरचना सुविधाओं की व्यवस्था करके समस्त ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। इस मिशन के अंतर्गत 14 वांछित घटकों की सिफारिश की गई है। नया टॉपिक है, कृषि उद्योग एवं व्यापार आधारभूत संरचना। इसको मिलाना है सूची 1 को 2 से। देखिएगा, लिनेन है, जटा, मोहायर, डाउन। इधर नारियल का पौधा तो हो जाएगा, लिनेन का हो जाएगा, सन का पौधा होगा। और जटा नारियल का पौधा होगा। मोहायर तो ये होगा अंगोरा बकरी। और डाउन हो जाएगा बतख और गीज के पंख। तो होगा ये 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 इसका ऑप्शन दिया है सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लिनेन सन का पौधा, जटा नारियल का पौधा, मोहायर अंगोरा बकरी, डाउन बतख और गीज के पौधे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका टॉपिक है मुद्रा, बैंकिंग, कर प्रणाली और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान चित्र का मुद्रित किया गया था? मंगलयान चित्र किस नोट पे बनाया गया है? 50 रुपये के नोट पे, 10 रुपये के और कि 2000 के। तो ये 2000 के नोट के पीछे बनाया गया है मंगलयान का चित्र। ये देखिएगा, प्राइमरी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ था, कैंसिल हो गया था। भारतीय मुद्रा 2000 रुपये के नोट के पीछे की तरफ मंगलयान का चित्र मुद्रित है। वही 50 रुपये पर हम्पी का और 100 रुपये पर रानी की बाग, 200 पर सांची का स्तूप, 500 की नोट पर लाल किला मुद्रित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिजनक मंदी में योगदान कर सकते हैं? ऑप्शन ए, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव।
ऑप्शन 2 दिया है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। ऑप्शन 3 दिया है कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। ऑप्शन 4 दिया है घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक होगा ऑप्शन डी, चारों सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। मुद्रास्फीति मंदी से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें कीमतों में एक साथ वृद्धि और विकास में ठहराव होता है। इसे अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां विकास दर धीमी हो जाती है और बेरोजगारी का स्तर ऊंचा बना रहता है। मुद्रास्फीति कीमत स्तर ऊंचा रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कारक संभावित रूप से मुद्रास्फीति जनित मंदी को योगदान देते हैं। पहला लाइन दिया आमतौर पर कम विकास की स्थिति में केंद्रीय बैंक और सरकारें मांग पैदा करने के लिए उच्च सार्वजनिक व्यय और कम ब्याज दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है, जिससे कीमतें बढ़ती है और मुद्रास्फीति का कारण बनती है। अगला लाइन दिया है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती मुद्रास्फीति को मंदी में योगदान देते हैं। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट से वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों में वृद्धि होती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन में गिरावट से आर्थिक विकास में गिरावट आती है, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। इस प्रकार यह स्थिति मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान देती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिवाला एवं शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए शोधन क्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होता है। ऑप्शन 2 दिया है दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठन की जाती है। ऑप्शन 3 दिया है शोधन क्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। ऑप्शन 4 है भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो इसका आंसर होगा सिर्फ 4 सही है ऑप्शन। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, दिवाला से तात्पर्य उस वित्त से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दिवालियापन एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति देनदार लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठन की जाती है। दिवाला से तात्पर्य संकट की वित्तीय स्थिति से है जिसमें ऋण भुगतान व वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नकदी की कमी होती है। दिवाला एक संस्था है जबकि दिवालियापन एक निष्कर्ष है। दिवाला एक अवस्था है और दिवालियापन एक निष्कर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति। तो इसका आंसर देखिएगा, ये चारों हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियां, सोना, विदेश आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त सब शामिल है। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगला टॉपिक है भारतीय कृषि। निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? ऑप्शन ए सिंघाड़ा, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है मखाना। तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखिएगा, प्राइमरी के एग्जाम पूछा गया था किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता, यानी कि सिंघाड़ा भी नदी में उगता है, कमल भी, मखाना भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है। ये भी क्वेश्चन प्राइमरी के एग्जाम के में पूछा गया था, हमारे जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी है 2027, ऑप्शन सी है 2030। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2027 तक।
अटल भूजल योजना अटल जल को 25 दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था। इसमें 2000 भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और विश्व बैंक की भागीदारी 50-50 है। इसके लिए 6000 करोड़ का वित्त आवंटन किया गया था। इस योजना की समय अवधि 2020 से 2025 तक थी, किंतु वैश्विक महामारी कोविड-19 के योजना के कारण समय अवधि बढ़ाकर 2027 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन TRE 2 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता है राजस्थान में, तो बाजरे बस हो पाते हैं वहाँ पे। भारत का राजस्थान राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है। देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान कुल उत्पादन का 45% 42.81 लाख टन उत्पादन करता हुआ है। बाजरा का उत्पादन लगभग देश के सभी राज्यों में किया जाता है, लेकिन देश के सिर्फ 7 राज्य क्रमशः राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश 85% तक उत्पादन करते हैं। बाजरा एक ऐसी फसल है जिसे मानव और पशु दोनों के लिए उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु। राजस्थान में, ये भी TRE 2 के एग्जाम में पूछा गया था। देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कुल मोटा अनाज उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश है। टॉपिक है विविध से क्वेश्चन पूछा गया है। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1991 के पश्चात, 2001 के पश्चात, ऑप्शन सी है 1981 के पश्चात, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी प्राइमरी के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1991 के पश्चात। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण नीति 1991 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और इसके तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लागू किया गया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण से तात्पर्य देश की आर्थिक नीतियों में सरकार द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप से है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार उन्मुख बनाना और निजी और विदेशी निवेश की भूमिका को विस्तार करना। 1991 से पहले सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था में निजी उत्पादनों में कई प्रकार के नियंत्रण लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस, स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो BPSC TRE 3 में 6 to 8 के एग्जाम में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लास शवाब। 54वीं वर्ष जनवरी 2024 में दावोस, स्विट्जरलैंड में हुई थी बैठक, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो क्लास शवाब थे। आर्थिक मंच के संस्थापक जर्मन प्रोफेसर क्लास शवाब थे। इन्होंने 1971 में जिनेवा में स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की थी। 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 के दावोस में की गई थी। स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी का अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2 अगस्त 2015, 2 सितंबर 2016, 2 अक्टूबर 2014। इसका आंसर रहेगा 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इसने वस्तु और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है, निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि से अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि से, मतलब निर्यात की वृद्धि आयात की वृद्धि से अधिक है। ये कोई ऑप्शन गलत है। आर्थिक सुधार अवधि में भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसने वस्तु और सेवाओं के व्यापार में विस्तार किया। कुल GDP के अनुपात के रूप में वस्तु और सेवा कर 1990 में 17.2% से बढ़कर 2000 में 30.6% हो गया और 2021 में 46% से बढ़कर
2021 में 46% हो गया और 2022 में पहली छमाही में 50% हो गया। अगला लाइन है, पिछले दशक के दौरान भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह स्पष्ट संरचनात्मक बदलाव आए। भारत की सकल वित्त वर्ष 2005 से लेकर 14 के दौरान जीडीपी के 2002% से बढ़कर 2015 से 22 में 2.6% हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, औद्योगिक नीति के संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956, 1954, 1952 या 1950? तो इसका आंसर होगा 1956। औद्योगिक नीति के संकल्प 1956 में अपनाया गया था। पहली औद्योगिक नीति 1948 के स्थान पर अपनाया गया। इसकी विशेषताएं देखिएगा, उद्योगों का नया वर्गीकरण, निजी क्षेत्र के लिए गैर भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार, ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर विकास प्राप्त करना, श्रम कल्याण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या के लिए एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति के द्वारा अधिक पूंजी संचय करने का। ऑप्शन बी है ज्ञान में वृद्धि करने का। ऑप्शन 3 है कौशल स्तरों में वृद्धि करने का। ऑप्शन 4 है लोगों के ज्ञान और कौशल में स्तरों में और क्षमताओं में वृद्धि करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिर्फ 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, उत्पत्ति का नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत का निर्धारित करने का आवश्यक मानदंड है। ऑप्शन बी है, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करता है कि किसी द्वारा दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होंगे। इसका उपयोग व्यापार और सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन 4 है, इसका महत्व इस तथ्य की ओर प्रमाणित करता है कि कई मामलों में इस प्रतिबंध आयातों पर निर्भर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। यह कस्टम एजेंसियों के उत्पाद नियम और शुल्क के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसका महत्व कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड के लिए जिम्मेदार है। वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो, गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वृद्ध और गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हैं। अन्नपूर्णा राशन योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीबों को जिन्हें वृद्धावस्था में पेंशन नहीं मिलती, इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। ऐसे लोगों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत के विश्व जीडीपी में कितने % का स्थान रहा? ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 12%। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 32%। इसका एक्सप्लेनेशन है, एंगस मेडिसन प्रतिष्ठित ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक वृद्धि और विकास के माप और विश्लेषण के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स में कहा था कि प्रथम शताब्दी में भारत की जीडीपी विश्व के कुल जीडीपी का 32.9% थी और 1000 ईस्वी में 28% और 17वीं शताब्दी में 24% थी। तो यहाँ हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन समाप्त हो गया। कल हम लोग साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे का।